तो हेलो दोस्तों, फिर आज हम फिर से आ चुके हैं अपना एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जिसमें हम ये देखना है, हमें कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो रहेंगे उन्हें सॉल्व करना है। जिसमें मैं टोटली क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो 87 क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि टोटली मैं 87 क्वेश्चन लाया हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जिसमें एमसीक्यू पैटर्न पे है। ये 87 रहेंगे जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमको क्या दिख रहा है। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आसानी से दिख जाए। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है सर, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, मतलब डीएनए से आरएनए में जेनेटिक मटेरियल के जो ट्रांसफर है उसकी प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो हमने ये पढ़ा है सर, सेंट्रल डोग्मा के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम डीएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए बनाते हैं, ये होता है डीएनए, और इस डीएनए से बनता है हमारा एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, राइट। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो हमें दोनों चीजें ध्यान रखना है कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस जो है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। वहीं आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आंसर आ जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए चाहिए क्या, हमें आरएनए बनाना है। तो सर क्योंकि आरएनए बनाना है तो हमें पॉलीमरेज कौन सा चाहिएगा, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन ओपेरॉन मॉडल आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू। भाई ओपेरॉन मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड होता है, तो प्रमोटर साइट से बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है, जो लेक ओपेरॉन मॉडल आपने पढ़ा है, लेक ओपेरॉन। तो यहां पर लेक ओपेरॉन को स्टार्ट कब होगा, जब मीडियम में लेक्टोज प्रेजेंट होगा, लेक्टोज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहां पर लेक ओपेरॉन आपका स्टार्ट होगा। और स्टार्ट कैसे होगा कि जो प्रमोटर रीजन है इससे आपका आरएनए पॉल आके बाइंड हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, जिससे ये क्या करेगा, ये लेक ओपेरॉन को स्टार्ट कर देता है। तो किस रीजन से जुड़ेगा, हमने कहा सर प्रमोटर रीजन से जो है आके बाइंड होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड। ये अभी हमने देखा कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ओपेरॉन मॉडल इन प्रोकैरियोट इज प्रपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोकैरियोट्स में जो ओपेरॉन मॉडल है उसको किसने प्रपोज किया था। हालांकि ओपेरॉन रहेगा ही प्रोकैरियोट्स में, तो ये जैकब और मोनार्ड नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने दिया है ओपेरॉन मॉडल, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है उसको किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले देखें कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ये होता है रेट्रोवायरसेस में। रेट्रोवायरस मतलब ऐसे वायरस जिनके अंदर पाया जाता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल। अब रेट्रोवायरस क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इनके पास आरएनए है, उस आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है। अब केस क्या हो गया, उल्टा पड़ गया, आरएनए से आप डीएनए बना रहे हो, और अगर आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो। तो इसके लिए आपको एंजाइम कौन सा लगेगा, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वायरस में, रेट्रोवायरस में होने वाला, जिसकी डिस्कवरी कौन ने की है, तो हार्वर्ड टेमिन और बाल्टीमोर ने जो है यहाँ पर वायरस में बताया है कि ये रेट्रोवायरस होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन कोडॉन। एक कोडॉन जो होता है उसके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो हमने पढ़ा है कि जो कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। इसका मतलब कि एक कोडॉन के अंदर, जैसे हमारे पास AUG एक इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है। तो AUG एक इनिशिएशन कोडॉन है, तो इसके अंदर टोटल नाइट्रोजनस बेस की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। तो एक कोडॉन के अंदर नाइट्रोजनस बेस कितने हो जाएंगे सर, 3 नाइट्रोजनस बेस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउसकीपिंग जीन के बारे में दिया हुआ है कि जीन दैट एक्सप्रेस इन ऑल सेल्स टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनिंग इज कॉल्ड। यहां क्या कह रहे हैं सर, यहां ये कह रहे हैं कि
भाई जैसे मान लो कि कोई सेल है, हर सेल को मेटाबॉलिक रिएक्शन करने की जरूरत है, मतलब ग्लाइकोलिसिस करने वाले जो एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस हर सेल में होगा। जब ग्लाइकोलिसिस हर सेल के अंदर होगा तो ग्लाइकोलिसिस को कंडक्ट कराने वाले जो एंजाइम है, उनको बनाने वाले जो जीन है वो सभी सेल्स के अंदर एक्टिव होंगे। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे जीन जो ऑलमोस्ट सभी सेल के अंदर एक्टिव रहेंगे उनको हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन। क्यों? क्योंकि इन जीन से बनने वाला जो प्रोटीन है उसकी जरूरत हर एक सेल को है। ऐसे प्रोटीन जिनकी जरूरत हर एक सेल को है, ऐसे प्रोटीन को बनाने वाले जो जीन रहेंगे उनको हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन। जो नॉर्मली आपकी ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, डीएनए रिपेयर है, प्रोटीन सिंथेसिस है। भाई प्रोटीन सिंथेसिस हर सेल को चाहिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सभी के अंदर बनेंगे, और वहां पर जो एक्सप्रेशन होगा, डीएनए एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन होगा, वो सभी के लिए होगा, सभी सेल के अंदर होगा। ब्लैंक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए सर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो रो फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें शुरुआत के लिए, तो इसके शुरुआत करने के लिए हमें जो है सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है। सिग्मा फैक्टर जो है इनिशिएशन करने का काम करता है, वही टर्मिनेशन का काम कौन कर रहा है? सर रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन का काम कर रहा है, ये हमें याद रखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने सबसे पहले डेवलप की थी? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम डायरेक्ट ध्यान रखना है, कोई बहुत ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। अगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड इन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है उसमें डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेपरेट किस बेस पे होते हैं? सर शेप के बेस पे, कलर के बेस पे, चार्ज के बेस पे, या साइज के बेस पे? तो डेफिनेटली यहाँ पर साइज के बेस पे होते हैं, इसको हमको समझना है। देखिए कैसे होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर दे रहे हैं चार्ज। सर हम एक चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव, एक दे रहे हैं नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है सर? सर डीएनए के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। और किस कारण से है? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? सर फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये माइग्रेट किधर करेगा? ये पॉजिटिव की तरफ करेगा, पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा। ये हमें पता है कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो हमने देखा कि हम ये देख रहे हैं कि डीएनए के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट होगा। और इसके लिए करना क्या है, हमें डीएनए का जो सैंपल है उसको लोड कर देना है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज की तरफ हमको सैंपल को लोड कर देना है। जो सैंपल हमने लोड किया हुआ है, ये सैंपल जब हम इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। और जब ये भागेगा तो डीएनए के जो बड़े बड़े सेगमेंट्स रहेंगे वो पहले पास में रहेंगे, और जो छोटे छोटे हैं वो आगे की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे। बड़े बड़े हैं क्योंकि ये बड़े हैं साइज में, तो ये बहुत आगे तक माइग्रेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो छोटे हैं वो आगे की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स रहेंगे वो इजीली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया है, हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए सर? आंसर आ जाएगा हमारा कि हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए। डीएनए के अंदर सर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या क्या होगी? तो सर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हमारे पास 3 है। कौन कौन सी है? सर प्रमोटर रीजन होगा, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, स्ट्रक्चरल जीन जो मेन जिनके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन्स होंगे, और अगला होगा टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो 3 चीजें होंगी हमारे पास, एक होगा प्रमोटर, दूसरा होगा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होगा टर्मिनेटर। तो 3 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हमारे पास हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज फाउंड इन आरएनए प्लेस ऑफ डीएनए। ना सामने आंसर पे ही आए हम सीधे। भाई नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो है, लेकिन थायमिन की जगह आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ये हमें ध्यान रखना है। तो जो यूरेसिल है वो रिप्लेस करता है किस केस में? आरएनए के केस में यूरेसिल पाया जाएगा और डीएनए के केस में जो है वो थायमिन पाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा यूरेसिल।
और यूरेसिल क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूरेसिल एक पायरिमिडीन है। अब प्यूरिन पायरिमिडीन को कैसे याद रखना है भाई, ऐसे याद रखना है कि जो प्यूरिन जो होते हैं, प्यूरिन भाई हमारे पास चार चीजें सर, हमारे पास एडिनिन है, एडिनिन है, ग्वानिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। थाइमिन को रिप्लेस कर रहा है यूरेसिल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसकी कि आपको इसको याद कैसे रखना है। सर हमको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, एक करना है प्यूरिन में, एक करना है प्यूरिन में और दूसरा करना है पायरिमिडीन में, पायरिमिडीन में। तो जब मैं याद करता था तो मैं इसको किस तरीके से करता था भाई, हमारे जो टीचर थे उनने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भाई प्यूरिन पिरामिडन को आपको कैसे याद रखना है कि पायरिमिडीन की स्पेलिंग में सर वाई आता है, तो जिसकी स्पेलिंग में वाई आ रहा है वो सारे पायरिमिडीन हो गए। किस किस की स्पेलिंग में वाई आ रहा है सर, साइटोसिन की स्पेलिंग में वाई आ रहा है और थाइमिन की स्पेलिंग में वाई आ रहा है, तो साइटोसिन और थाइमिन क्या हो गए, पायरिमिडीन हो गए। पायरिमिडीन की स्पेलिंग में भी सर वाई है। बचे हुए क्या है, बचे हुए प्यूरिन है, एडिनिन और ग्वानिन क्या हो जाएंगे, प्यूरिन हो जाएंगे। तो ऐसी ट्रिक से जो है वो आपको याद कर लेना है। और थाइमिन को जो है आरएनए के केस में थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल, तो यहां पर यूरेसिल भी क्या हो जाता है, यूरेसिल भी एक पायरिमिडीन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है सर कौन सा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, तो 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में कौन सा होगा सर, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होगा। 70S की दो सब यूनिट कौन सी होगी, हम इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं उसके अलावा भी क्वेश्चंस को कवर करते जा रहे हैं। 70S की सब यूनिट होगी 30S प्लस 50S सब यूनिट, ये दो सब यूनिट जो होगी मिलके बनाती है 70S, ठीक है। और 80S सब यूनिट में क्या होगा, 40S और 60S सब यूनिट मिलके क्या बनाती है, 80S राइबोसोम बनाती है। तो 80S पाया जाता है किस केस में सर, 80S पाया जाता है यूकैरियोट में और 70S पाया जाता है किस में, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट मतलब सर मोनेरा के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो देखने को मिलता है 70S राइबोसोम, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक एंजाइम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए सर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, फिर से हमने वही बात कर रहे हैं कि सर ट्रांसक्रिप्शन में बना क्या रहा है, हम बना रहे हैं डीएनए से आरएनए। सिंथेसिस किसका किया हमने, आरएनए का, तो हमको एंजाइम कौन सा लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आंसर क्या जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, सिंपल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन विच इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। अब होता क्या है कि हमारा जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है, ये हमें पता है। और ये हाईली कॉइल्ड होता है क्योंकि इसकी डीएनए की होती है पैकेजिंग, ठीक है। जो हमारे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये इसकी कर देते हैं पैकेजिंग, जिसकी वजह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। अब होता ये है कि कुछ जो हाईली कॉइल्ड डीएनए होता है, कंडेंस्ड डीएनए होता है, उस डीएनए के वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कैपेसिटी नहीं रखता, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। तो ऐसे क्रोमेटिन को हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन करने की कैपेसिटी नहीं रखता, मतलब वो इतना उलझा हुआ है कि उससे आप एमआरएनए नहीं बना सकते, उसे हम कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। वहीं अगर हम बात करें कि ऐसा क्रोमेटिन जिसके ऊपर से आप एमआरएनए को बना सकते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यूक्रोमेटिन कहेंगे। तो यहां पर यूक्रोमेटिन कौन सा है, वो जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, हेटेरोक्रोमेटिन वो है जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, ब्लैंक इज मेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की ज्वाइनिंग से क्या बनता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं। प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की ज्वाइनिंग से बनता है। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आरएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए से हम प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन में किया क्या है, हमारा जो टीआरएनए ने पूरे साइटोप्लाज्म में से क्या किया है, जो अमाइनो एसिड है इनको पकड़ के लाया है और लाके इसको दे दिया है किसको, हमारे राइबोसोम को। और राइबोसोम ने इन सारे अमाइनो एसिड को क्या कर दिया है, ऐसे चेन के फॉर्म में जोड़ दिया है। और इस चेन को जोड़ने के लिए ये जो बॉन्ड है, अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड। इसे क्या कहते हैं, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो इसीलिए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, 17th क्वेश्चन है हमारे पास, कैंसर कॉजिंग जीन को क्या कहते हैं? सर ऐसे जीन जो कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज ऑन्कोजीन्स कहते हैं इनको। ठीक है, हम ह्यूमन हेल्थ डिसीज में भी सेम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कैंसर कॉजिंग जीन जो होते हैं उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? तो सर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? क्लोरोप्लास्ट होगी। ये पिछले साल लास्ट ईयर आप 11th की क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे प्लांट फिजियोलॉजी में कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं थाइलाकॉइड्स, और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, अगर कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की बात करें, लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन, तो ये दोनों कहां होती? क्लोरोप्लास्ट में होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है कि एंटीकोडॉन लूप फाउंड इन, एंटीकोडॉन लूप किसके ऊपर पाए जाते हैं? क्या एमआरएनए के ऊपर होंगे सर, आरआरएनए के ऊपर होंगे, या एसएनआरएनए के ऊपर होंगे? एमआरएनए के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि सर एमआरएनए वो है जिसके ऊपर जो क्या करेगा, जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। टीआरएनए वो है जो अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो एंटीकोडॉन लूप जो होंगे वो टीआरएनए के पास होंगे। टीआरएनए अपने एंटीकोडॉन लूप के ऊपर जो कोडॉन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन पाया जा रहा है एमआरएनए के ऊपर, उससे जाके बाइंड होता है, उससे अटैच कर देता है अमीनो एसिड को। ठीक है, तो एंटीकोडॉन लूप हमारे पास क्या होगा, किसके ऊपर होगा? सर टीआरएनए के ऊपर होगा। अगली बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? सर ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था। चूहे वाला एक्सपेरिमेंट आपको सबको याद होगा कि सर ग्रिफिथ क्या करते हैं, ग्रिफिथ एक आर स्ट्रेन लेते हैं और एक एस स्ट्रेन लेते हैं। आर स्ट्रेन को कह देते हैं कि भैया ये वायरुलेंट स्टेम है, वायरुलेंट स्ट्रेन है, और ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है। और ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को आपको थ्योरी के लिए भी याद रखना है, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो सर वायरुलेंट स्ट्रेन अगर आप आर स्ट्रेन दे देते हो किसी माइस को, तो जो माइस है, जो चूहा है, वो क्या हो जाएगा? वो चूहा डेड हो जाएगा, मर जाएगा। जबकि आप अगर एस स्ट्रेन दे रहे हो, नॉन वायरुलेंट दे रहे हो, तो जो माइस है वो सिंपल है, वो कैसा रहेगा? वो अलाइव रहेगा, या वो सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर आप आर को हीट किल्ड कर रहे हैं, हीट किल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, हीट किल्ड आर अगर आप दे रहे हैं, तो फिर ये माइस क्या होगा? ये जो माइस है ये फिर से सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। यहां तक भी दिक्कत नहीं थी। सर दिक्कत कहां आई? जब हमने क्या किया कि जो आर है उसको हीट किल्ड लिया है, हीट किल्ड लिया है, प्लस इसके साथ हमने नॉर्मल जो एस स्ट्रेन था उसको ले लिया, और इसको जब माइस के अंदर डाला तो माइस जो है वो क्या हो गया? वो माइस मर गया, डेड। ठीक है, चूहे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने। अब जब इन्होंने ये देखा कि भाई हीट किल्ड वाला नॉर्मल केस में चूहे को नहीं मार पा रहा था, लेकिन इसी हीट किल्ड को हमने जोड़ दिया किसके साथ? नॉन वायरुलेंट एस स्ट्रेन के साथ जब हमने जोड़ा तो इसने चूहे को मार दिया। इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो हीट किल्ड करने से नहीं मर रहा है, और वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जा रहा है किसके अंदर? वो ट्रांसफर हो जा रहा है हमारे नॉन वायरुलेंट एस स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया। और फिर ये एस स्ट्रेन भी कैपेसिटी रखता है कि ये माइस को मार दे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट है, थ्योरी के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सुगर फाउंड इन डीएनए, डीएनए के अंदर सर कौन सी सुगर है? तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है। आरएनए के अंदर राइबोस शुगर है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है नहीं है। डबल हेलिक मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज बाय, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने प्रपोज किया था? सर वाटसन एंड क्रीक ने किया था। इसका थ्योरी भी आता है। वाटसन एंड क्रीक ने क्या कहा? वाटसन एंड क्रीक कहते हैं कि सर ये जो डीएनए है, ये डीएनए ऐसा डबल हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है। इसकी बैकबोन शुगर प्लस फास्फेट की बनी होती है, और बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये बताया। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये जो एक टर्न होती है डीएनए की, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये दो बेस पेयर है, ठीक है, एटी एक बेस पेयर है, जीसी एक बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक जो टर्न है 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर टोटल बेस पेयर की संख्या क्या होती है? 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। तो हर टर्न के अंदर क्या होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। ये बताया है हमें वाटसन एंड क्रीक ने। वाटसन एंड क्रीक कहते हैं कि जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो दो चेन है,
उनसे बने हैं। एक चीज और कहते हैं कि ये दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी तो दूसरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो होती है। तो किसने कहा है भाई? ये वाटसन एंड क्रीक ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन किसने डिस्कवर किया था? तो डीएनए रेप्लिकेशन मेसलसन एंड स्टाहल ने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। ये भी ध्यान रखना है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब सर सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि मेरे पास ये पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड का डीएनए है। इसके बाद इस डीएनए से क्या हो रहा है कि इस डीएनए से नए 2 डीएनए बन रहे हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रैंड जो होगा वो तो पुराना वाला होगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा। मतलब एक स्ट्रैंड पुराने हैं सर, और जो येलो कलर से मैं शो कर रहा हूं वो स्ट्रैंड नया है। इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड का और आधा जो डीएनए रहेगा वो जो है नया डीएनए जो है वो बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था? सर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मेसलसन और स्टाहल ने जो है वो दिया था। ये हमें याद रखना है। अगली बात आती है कि जेनेटिक कोड को किसने डिस्कवर किया था? जेनेटिक कोड्स जिनकी हम बात करते हैं, तो इनको डिस्कवर किया था निरेनबर्ग ने, मार्शल निरेनबर्ग ने। जेनेटिक कोड को 1961 में जो है वो डिस्कवर किया था। जेनेटिक कोड मतलब वही जो हम कहते हैं ना AUG मेथियोनिन को कोड करता है ना, तो ये इस तरीके के जो कोडॉन होते हैं इनको जेनेटिक कोड कहते हैं। और इन जेनेटिक कोड को डिस्कवर किसने किया था? तो हमारे पास निरेनबर्ग ने जो है वो इसको, मार्शल निरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड फॉर फर्स्ट टाइम? सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने किया था। अब दिमाग में हमारे आ जाता है कई बार कि वाटसन एंड क्रीक ने किया था क्या? तो नहीं, वाटसन एंड क्रीक ने नहीं किया है। इसको डिस्कवर किया है न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले हमारे फ्रेडरिक मिशर ने। और वाटसन एंड क्रीक ने जो है वो डबल हेलिकल मॉडल जो है डीएनए का उसको प्रपोज किया है। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का हम पढ़ते हैं उसको प्रपोज किया है किसने? वाटसन एंड क्रीक ने। आंसर क्या आ जाएगा? फ्रेडरिक मिशर यहाँ पे आंसर हो जाता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सर सबसे पहली बात आती है कि सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है? सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि हमारे पास एक डीएनए है सर, डीएनए है, इस डीएनए से हमने एक प्रोटीन बनाना है और इस प्रोटीन से हमने एक डीएनए से सॉरी एक आरएनए बनाना है और उस आरएनए से प्रोटीन बनाना है। ये है भाई डीएनए। इस डीएनए से हमको एक बनाना है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और इससे बनाना है हमको प्रोटीन। इस कंप्लीट फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस कंप्लीट फिनोमिना को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है सर। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को अभी हमने पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, ये हो जाता है हमारा क्या? सेंट्रल डोग्मा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। How many codons are coded by how many codons are coded to 20 type of amino acid? अब बात आती है कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल प्रोटीन बनाने के लिए इन्वॉल्व अमाइनो एसिड कितने हैं? तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड ऐसे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 टाइप के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। लेकिन ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन कितने हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टोटल 61 कोडॉन जो होते हैं वो इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अमाइनो एसिड है 20, कोडॉन है 61। इसका ये मतलब हुआ कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बात आती है कि सर हमने तो टोटल 64 कोडॉन पढ़े हैं, 64 कोडॉन पढ़े हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि 61 कोडॉन ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो बचे हुए जो 3 कोडॉन हैं ये कहां गए? तो इन 3 कोडॉन को क्या कहते हैं? ये 3 कोडॉन होते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं या नॉनसेंस कोडॉन होते हैं जो किसी टाइप के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। और वो कौन कौन से हैं? तो वो है UAG, UGA, एक मिनट, UAG, UGA और UAA, ओपल, एम्बर और ओकर, इनको कहते हैं UAG, UGA और UAA। ये 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो इसको ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग या नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। तो UAG, UGA और UAA इनके नाम है ओपल, एम्बर और ओकर कोडॉन कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा है सर? कौन सा कोडॉन है जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है? इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा? सर सबसे पहला अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन, जिसको लाके जोड़ने का काम कौन करता है? एयूजी जो कोडॉन होता है, इसे इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं। भाई टर्मिनेटिंग कोडॉन हमने देख लिए 3, अब हमको देखना है इनिशिएटर कोडॉन। तो इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है? एयूजी जो है वो इनिशिएटर कोडॉन होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि किस अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो मेथियोनिन अमीनो एसिड जो है इसे कोड करने का काम करता है एयूजी, ये ध्यान रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक आरएनए विच फंक्शन एज एंजाइम। कौन सा आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह फंक्शन करता है? बिल्कुल राइबोजाइम जो आरएनए है वो एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि सर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है सर, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लेकिन सही है लेकिन पूरा नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैं पूरा कर दूं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, ये एक आरएनए है। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, वो क्या है? आरएनए है, ये पता होना चाहिए। बाकी सारे जितने जो एंजाइम है वो सारे प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, तो एक ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्या क्वेश्चन रहेगा? सुगर एंड फास्फोरिक एसिड कंबाइन इन डीएनए बाय। सुगर और फास्फेट को हम किस बॉन्ड से जोड़ते हैं? सर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो सारे बॉन्ड याद रखना है। भाई डाइसल्फाइड कहां लगेगा, फास्फोडाइस्टर कहां लगेगा, ग्लाइकोसिडिक कहां लगेगा, पेप्टाइड कहां लगेगा। इससे पहले हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में चर्चा की थी कि 2 अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड था। वहीं अगर हम बात करें कि यहां पर सुगर फास्फेट को जोड़ने वाला बॉन्ड जो है उसे हम क्या कह रहे हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कह रहे हैं। हमने कहा कि डीएनए की बैकबोन जो है वो सुगर प्लस फास्फेट की बनी होती है, ऐसा सुगर प्लस फास्फेट। तो इनको सुगर फास्फेट को जोड़ने वाला जो बॉन्ड रहता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। आगे बढ़े। नेम ऑफ टर्मिनेटिंग कोडॉन, ये क्वेश्चन आ गया भाई। टर्मिनेटिंग कोडॉन जो है किसे कहेंगे? तो हमारे पास है यूएए, यूएजी और यूजीए, जिनके बारे में अभी मैंने बताया लास्ट। ये तीनों टर्मिनेटिंग कोडॉन है, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। नाम यहां पर लिखे हुए, यूएए को कहते हैं ऑकर कोडॉन, यूएजी को एम्बर कोडॉन कहते हैं और यूजीए को ओपल कोडॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पीएससी में पूछा गया है कि ओपल, एम्बर और ऑकर कोडॉन के सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा सीक्वेंस सही है? तो ऑकर, एम्बर और ओपल के हिसाब से यूएए, यूएजी और यूजीए सही सीक्वेंस वहां पर हो जाता है। तो हमें इनके नाम ध्यान रखना है कि किसका क्या नाम है, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर एक चीज है कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर के सैंपल पेपर के मुकाबले 2026 के सैंपल पेपर का लेवल भी हाई रहा है। अगर हम देखें तो हमारा पेपर कंपैरेटिवली देखें तो 2025 से 26 का पेपर टफ लेवल का आना है। क्यों आना है? क्योंकि सैंपल पेपर में ही हमें दिख गया है कि क्वेश्चन का लेवल हाई रह रहा है। तो हाई रह रहा है तो हमारे एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सारे एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के कंप्लीट जो है वो करना पड़ेगा। अब यहां पर अगला क्या दिया हुआ है? जीन विच इज कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर जीन। ऐसे जीन जो किसी दूसरे जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटरी जीन कहलाते हैं। इजी है। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लैंक अमीनो एसिड विच स्टार्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हमने देखा कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है? कोडॉन है सर, एयूजी, इनिशिएटिंग कोडॉन। और वो एयूजी कोड किसको करता है? सर मेथियोनिन को कोड करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कहां से होगा? सबसे पहला अमीनो एसिड आके जुड़ेगा कौन सा? मेथियोनिन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लैंक सुगर इज फाउंड इन आरएनए। राइबोस सुगर है आरएनए के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक टेल द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। भाई डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल को किसने बताया था? तो इसको बताया एवरिल, मैक्लियॉड एंड मैककार्टी ने। ठीक है, बात आती है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल में हमने तीन एक्सपेरिमेंट देखे। एक हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा, ग्रिफिथ का देखा हमने हर्शी एंड चेज का देखा, हर्शी एंड चेज का देखा, और एवरी मैक्लियॉड एंड मैककार्टी का देखा, एवरी मैक्लियॉड एंड मैककार्टी का देखा। तो यहां पर फाइनली जो एवरी मैक्लियॉड और मैककार्टी है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिखाते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हो वायरस के अंदर। तो
इसे एवरी मैक्लिओड और मैककार्टी ने दिखाया था कि डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। चलिए अगली बात करते हैं कि दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय ब्लैक बॉन्ड। किस बॉन्ड से डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए होते हैं? सर बॉन्ड कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या ध्यान रखना है कि सर जो हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन है, मान के चलिए कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है और एक ये है, इनके ऊपर इसके ऊपर इधर एडेनिन है, इसके ऊपर इधर ग्वानिन है। अब सर ग्वानिन नहीं होगा, इधर एडेनिन से, क्योंकि एक प्यूरिन से एक पिरामिडइन जुड़ेगा, तो एडेनिन से क्या जुड़ेगा हमेशा, ये ध्यान रखना, एडेनिन से हमेशा थाइमिन जुड़ेगा, और एडेनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। दूसरी बात, इधर अगर ग्वानिन है तो इससे जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है साइटोसिन। यही चीज कह रहे हैं कि ये जो दो चेन है डीएनए की, एक चेन ये है, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है इनको जोड़ कौन रहा है, कौन सा बॉन्ड? तो हमने कहा सर ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? तो ए एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होगी 2, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होगी 3। ये हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एडेनिन पेयर विद थाइमिन विद ब्लैंक बॉन्ड इन डीएनए। एडेनिन थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ रहा है? अभी बताया 2 बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ रहा है? सर 3 बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये भी बता दिया अभी मैंने। अगर क्या द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए की कॉपी बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? सर डीएनए रेप्लिकेशन। हमने कहा कि एमआरएनए बनाने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए ही बना रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एंजाइम कौन सा रिस्पांसिबल होगा? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पांसिबल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल के किस फेज में होता है? अगर हम सेल साइकिल के फेजेस की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमने 11th क्लास में एक आपने ऐसा चार्ट पढ़ा होगा, एम फेज, इधर आएगा आपका जीवन फेज, इधर रहेगा एस फेज और इधर रहेगा जी फेज, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज में। यहाँ क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। लेकिन सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें है कि कौन सा डीएनए, जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जबकि अगर हम बात करें कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है इन केस ऑफ प्लांट सेल, ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, ये कहां सिंथेसाइज होगा? तो सर ये G2 फेज में होगा। ये भी ध्यान रखना है अगर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो G2 फेज में सिंथेसाइज होता है, जबकि आपका जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये कौन सा है? ये क्रोमोसोमल डीएनए है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा वो डीएनए किस फेज में होगा? तो एस फेज में सिंथेसाइज होगा। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लगभग 50% हमारा जो है वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। मोटा मोटा देखें तो 45-50% जो क्वेश्चन से हमारे हो चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज ब्लैंक कंजर्वेटिव। भाई डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सर सेमी कंजर्वेटिव होता है। अभी बताया कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो है हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये मैं पहले बता चुका हूं। सेमी कंजर्वेटिव क्या कहते हैं। अगली बात आती है द एंजाइम दैट अनबाइंड द डीएनए इज कॉल्ड। ये भी अच्छा है भाई, एक ही साथ में सारे एंजाइम आपको बता देता हूं एक ही स्लाइड के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे? सर मेरे पास ये डीएनए है ये, ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे इस डीएनए को सबसे पहले क्या करूं? तो मैं इस डीएनए की पहले कर दूं अनबाइंडिंग। इस डीएनए की सबसे पहले मैं कर दूं अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग मतलब ये स्ट्रैंड को मैं तोड़ दूं। अनबाइंडिंग के लिए एंजाइम लगेगा जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम कर रहा है? सर ये अनबाइंडिंग कर रहा है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। किसकी? डीएनए की अनबाइंडिंग कर रहा है। दूसरा, जब मैंने दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बना दिए तो अब इनने सिंगल स्ट्रैंड बन के भी रहना है भाई। ऐसा नहीं हो कि मैंने दो स्ट्रैंड अलग अलग किए और ये स्ट्रैंड आपस में वापस जुड़ जाए हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसको प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है कि भाई ये वापस से डबल स्ट्रैंड नहीं बने। तो इसके लिए दूसरा एंजाइम जो है वो लगेगा हमको SSB। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो दूसरा लगेगा SSB जो इसको सिंगल स्ट्रैंड में मेंटेन करेगा।
तीसरे की बात करते हैं। सर तीसरा प्रोटीन कौन सा लग रहा है या तीसरा एंजाइम कौन सा लग रहा है? सर मैं अगर इस रस्सी को ऐसे खोलूं, मैंने आपसे कहा कि आपको एक रस्सी दी है जो आपस में ऐसी उलझी हुई है, मैं इधर से ऐसे खोलूंगा तो क्या होगा, ऐसे खोलूंगा तो वो ऊपर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। नॉर्मली आप घर पे दो रस्सियों को ऐसे उलझी हुई जो रस्सियां हैं उनको आप ऐसे खींच के देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा। तो डीएनए के ऊपर इस टेंशन को, मतलब क्या होगा कि ये यहाँ वाले हिस्से में जो टेंशन आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास तीसरा एंजाइम लग रहा है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, ये टेंशन रिलीज करता है, टेंशन रिलीज करने का काम करता है। क्या हो गया, टोपोआइसोमरेज। हमारे पास कौन कौन से हो गए सर, हमारे पास हेलिकेज हो गया, हमारे पास एसएचबी हो गया, हमारे पास जो है टोपोआइसोमरेज हो गया। तीसरा, चौथे एंजाइम की बात करते हैं। सर हमने ये सारा कर लिया, हमने डीएनए को खोल लिया, उसको सिंगल स्ट्रैंड में बना के रख लिया, पीछे जो टेंशन आ रहा था उसको भी रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, अब सर नए स्ट्रैंड बनाना है हमको डीएनए के। नए स्ट्रैंड बनाना है तो क्या लगेगा, डीएनए क्या लगेगा भाई, डीएनए पॉल लगेगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, जो क्या करेगा, ये डीएनए सिंथेसाइज करेगा, डीएनए सिंथेसिस करेगा, राइट, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए सिंथेसिस हुआ तो हमने कहा कि डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो कंटीन्यूअस होता है, जिसको कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर हो रहा है, ठीक, सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कंटीन्यूअस होगा, जबकि जो लेगिंग स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को यहां से जोड़ने का काम कौन करेगा, तो यहां पर डीएनए लाइगेज, एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज जो रहेगा वो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। तो हम कितने एंजाइम याद रखना है सर, हमें 5वें नंबर का एंजाइम है हमारे पास डीएनए लाइगेज। कितने एंजाइम सर, हेलिकेज अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए, एसएचबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन करता है डीएनए का। सर तीसरा एंजाइम जिसका नाम टोपोआइसोमरेज टेंशन रिलीज करने का काम करता है। चौथा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस करने का काम करेगा। और सर पांचवा एंजाइम डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। तो ये पांचों एंजाइम और पांचों के फंक्शन आपको क्या करना है, याद रखना है। एक ही स्लाइड के अंदर मैंने बता दिए, अब इसके इनको अलग अलग से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है, हमने कहा कि द एंजाइम दैट अनबाइंड द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड को अनबाइंड करने वाला एंजाइम क्या है, अभी हमने देखा हेलिकेज, ठीक है भाई। अगला डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन, किस डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है सर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है तो वो क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में डिसकंटीन्यूअस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि डीएनए सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बन रहा है वो बन रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी ध्यान रखना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, कौन सा एंजाइम है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, अभी हमने देखा था डीएनए लाइगेज। अगले एंजाइम की तरफ बढ़े तो ब्लैंक एंजाइम रिलीज द टेंशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए डबल हेलिक्स के ऊपर जो टेंशन आता है उसको रिलीज करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, अभी मैंने बताया टोपोआइसोमरेज जो है वो टेंशन रिलीज करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आया कि ब्लैंक एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। भाई रेप्लिकेशन में रिकॉइलिंग वापस से नहीं हो जाए डीएनए की, इसको रोकने का काम कौन करता है, हमने कहा सर एसएसबी जो प्रोटीन है वो रोकने का काम करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसका पूरा नाम है। अगला क्या है, द कोडॉन दैट डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड इज कॉल्ड, ऐसे कोडॉन जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं उन्हें स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, वही यूएजी, यूजीए और यूए, ओपन एनवेलप का कोडॉन जो है हमारे हो जाते हैं। अगली बात आती है कि द डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन इज ब्लैंक टू ब्लैंक, द डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन, एमआरएनए के ट्रांसलेशन की मतलब आपका जो राइबोसोम होगा एमआरएनए के ऊपर वो कैसे चलेगा, तो सर वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चलेगा, जैसा डीएनए बन रहा था वैसा ही जो आरएनए है उससे प्रोटीन भी उसी डायरेक्शन में बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। भाई डीएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा और राइबोसोम के ऊपर जो एमआरएनए है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चलेगा। अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड ब्लैंक म्यूटेशन। सर
अगर एक बेस पेयर में चेंज हो जाए तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं? ऐसे म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है हमें सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिल जाता है, जिसमें एक जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक बेस पेयर चेंज होने से जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह हमारा क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? हमारा सिकल सेल एनीमिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉज ब्लेड म्यूटेशन। भाई अगर क्या केस हो रहा है कि किसी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है, अभी हमने क्या किया था कि पॉइंट म्यूटेशन में हमने ये देखा है कि अगर कोई एक बेस पेयर में कोई एक बेस चेंज हो जा रहा है तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या कह रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने कहा कि सर किसी केस में मान लो कि AUG होना चाहिए, ठीक है, किसी केस में मान लो AUG होना चाहिए वो नॉर्मल केस में, लेकिन वो हो गया ACG हो गया, तो ये क्या हुआ? ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि चेंज क्या हुआ है? केवल उस म्यूटेशन में एक आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो चेंज हुआ है, तो इसे हम क्या कह रहे थे? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि कंप्लीट जो शिफ्ट फ्रेम है वही शिफ्ट हो जाए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब है हुआ कि क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि मान लो ये कोई कोड है AUG है, फिर UGG है, मान लो UCG ऐसा कुछ है, ठीक है, फिर GAC है, ऐसे कुछ कोड है। अब हुआ क्या कि कोई कोडॉन मान के चलो कि ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, या तो यहाँ कोई एक आके ऐड हो जाए या यहाँ से डिलीट हो जाए, तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी फ्रेम आपस में क्या हो जाएगी? अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं? ऐसे म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है? किसी एक कोडॉन का डिलीशन या किसी एक कोडॉन का एडिशन हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? सर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अगला अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि सिकल सेल एनीमिया, अभी मैंने बताया कि सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन का है, ठीक, जिसमें क्या हो रहा है? A की जगह T आ रहा है, ठीक है, एडेनिन की जगह थाइमिन आके ऐड हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अगली बात करते हैं लेक ऑपरॉन। जो लैक्टोज है वो क्या करता है? लैक्टोज इज एक्ट एज ब्लेंड इन लेक ऑपरॉन। लेक ऑपरॉन में लैक्टोज क्या करता है? इंड्यूसर की तरह काम करता है। अब इंड्यूसर की तरह काम कैसे कर रहा है इसको समझना है कि अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लेक ऑपरॉन काम कर रहा है, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो लेक ऑपरॉन काम नहीं कर रहा है। मतलब कहने का कि जो लेक ऑपरॉन है उसके लिए लैक्टोज इंड्यूसर की तरह होगी कि लैक्टोज आएगी तो लेक ऑपरॉन चलेगा, लैक्टोज नहीं आएगी तो लेक ऑपरॉन नहीं चलेगा। तो कैसा काम कर रही है? इंड्यूसर का काम कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। क्या क्वेश्चन का आंसर दिया? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू, ये मैंने बताया कि डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। और किसके कारण है? यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए कंप्लीट डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज, क्रोमेटिन की जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए wrapped around the histone octamer। ये क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम आप किसको कह रहे हैं? कि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके 8 प्रोटीन का एक ग्रुप बन जाता है, मतलब 4 ये और 4 इसके पीछे, इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। 3D अगर डायग्राम बना है तो 4 ये और 4 इसके पीछे, और इसके ऊपर डीएनए इस तरीके से सब रैप हो जाता है, मतलब डीएनए पैकेजिंग के अंदर। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। ये हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीट सेट को जीनोम कहते हैं। कंप्लीट सेट मींस कि सर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जोड़े में क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, मान ये दो का एक जोड़ा, एक पेयर, एक पेयर। सर ऐसे कितने पेयर हैं? सर ऐसे 23 पेयर, ठीक है। तो ये जो एक साइड के हैं, एक साइड के जो सिंगल है इनको हम कहते हैं जीनोम, ठीक है, जीनोम। कंप्लीट सेट, ये एक पूरा सेट है और ये एक पूरा सेट। एक सेट आपका मदर से आता है, एक सेट आपका फादर से। तो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप। भाई न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हम जब कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ जब एक्सटर्नल आते थे, एक्सटर्नल यही पूछते थे सबसे सिंपल कि भाई न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, ये बताओ। चलो आगे देखते हैं।
न्यूक्लियोटाइड में क्या इंक्लूड है सर? 3 चीजें डीएनए को बनाती है और वही चीजें जो है न्यूक्लियोटाइड में इंक्लूड है। क्या है सर? हमारे पास एक नाइट्रोजीनस बेस है, हमारे पास एक फॉस्फेट है और एक जो है शुगर है जिसका नाम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। अब यहाँ पे पेंटोस शुगर क्यों लिख दिया सर? पेंटोस शुगर इसलिए लिख दिया कि जो आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? पेंटोस शुगर कह रहे हैं। अगली बात आती है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन ब्लैंक डायरेक्शन। अब ये फिर से आ गया जो मैंने बताया था कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। हमने कहा डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लास बहुत लंबी चली जाएगी लेकिन मैं बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूं। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, पहले भी हमने पढ़ चुके, मैंने आपको डीएनए स्ट्रक्चर में बता दिया था अभी कि बैकबोन ऑफ डीएनए बनी है शुगर की और फॉस्फेट की, और बीच में क्या पाए जा रहे हैं सर? बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से दोनों स्ट्रैंड को क्या कर रहे हैं? जोड़ के रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अगला क्या है? द नेम न्यूक्लियन टू डीएनए। डीएनए को न्यूक्लियन नाम किसने दिया था? तो मिशर ने दिया था, ठीक है। मिशर ने जो है इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था डीएनए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सर। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक नाम के 2 साइंटिस्ट ने हमको डबल हेलिकल मॉडल दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? एमआरएनए सिंथेसाइज ऑन ब्लैंक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सर एमआरएनए जो है वो डीएनए के किस स्ट्रैंड के ऊपर सिंथेसाइज होगा? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर क्या होगा? एमआरएनए सिंथेसाइज होगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि मैं अगर एक डीएनए को बनाता हूं, ये डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए सर कैसा है? डबल हेलिकल है, डबल हेलिकल। तो मैं कह रहा हूं कि कॉपी किसकी होगी? मान लो इस वाले की कॉपी हो जिसको मैं ग्रीन कलर से बना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टेम्पलेट। टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट वो जिसके ऊपर से कॉपी हुई है एमआरएनए की, मतलब जिसके ऊपर जैसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वैसा का वैसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसमें आएगा? आपके एमआरएनए में आएगा। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम टेम्पलेट कह रहे हैं। और दूसरा ये जो येलो कलर से दिख रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है? समझ में आ गई बात? टेम्पलेट के ऊपर से कॉपी किया, दूसरा जो बचा हुआ उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कह देंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 क्वेश्चन पे आ गए हम और 87 टोटल हमारे पास क्वेश्चन है। 2 चेन ऑफ डीएनए आर ब्लैंक टू ईच अदर। क्या होती है? 2 चेन एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि सर एक चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है भाई। तो दोनों चेन किसकी हो जाएगी? एंटी पैरेलल हो जाएगी। पिच ऑफ डीएनए हेलिकेज, ये बता चुका हूं मैं कि ये जो पिच होती है डीएनए हेलिकेज की, मतलब क्या कह रहे हैं? फिर से बता देता हूं कि ये जो डीएनए हेलिकेज की एक पिच है, ये कैसी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। एक पिच के अंदर बेस पेयर की संख्या कितनी है सर? बेस पेयर की संख्या है 10, ठीक है। 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब आप सब खुद ही सोच लो कि 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस क्या होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। इतना बेस तो सर हमको आता है, चाहे हम बायोलॉजी में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? अगला, ब्लैंक बेस पेयर आर फाउंड इन ईच पिच ऑफ डीएनए। भाई हर पिच के अंदर कितने बेस पेयर? हमने कहा सर 10 बेस पेयर, ये हम देख चुके हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड। अच्छा बहुत बढ़िया, ये मैंने बता चुका हूं। हालांकि हम कह रहे हैं सर डीएनए से आरएनए। गड़बड़ हो गया क्वेश्चन? गड़बड़ हो गया सर? बिल्कुल हो गया। डीएनए टू आरएनए नहीं है सर, आरएनए टू डीएनए है, आरएनए टू डीएनए है, ठीक है भाई। आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस, नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, जबकि अगर आप आरएनए से डीएनए बना रहे हैं दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको सुधार लेना है। डीएनए टू आरएनए नहीं, हम आरएनए टू डीएनए बना रहे हैं। किसमें होता है? हमने कहा सर रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस को सर जिनके अंदर जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। ब्लैंक एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम कौन सा होगा? तो हमने कहा कि सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। तो क्या हमारे अंदर होगा? नहीं सर, किसके अंदर होगा? रेट्रोवायरस के अंदर होगा। ये लिखा हुआ है रेट्रोवायरस के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अभी मैंने बताया कि जो स्टोन है, हिस्टोन, अच्छा एक चीज और है कि सर ये जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चार्ज कैसा है? तो ये पॉजिटिव है।
डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा है सर, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है इसके ऊपर डीएनए ऐसा रैप हो जाता है, ऐसा लपेटा जाता है, जिसको कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। और ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट बन रहा है हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लपेटा हुआ डीएनए जो स्ट्रक्चर बना रहा है दैट इज न्यूक्लियोसोम। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। अगली बात आती है ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन ब्लिंक ऑफ सेल। सेल के इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सर न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा सर, न्यूक्लियस में होगा। और ट्रांसलेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब कैसा कुछ चल रहा है सर, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है सर, डीएनए, इस डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस बनाने की प्रोसेस, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। और ये कहां हो रही है, हमने कहा सर ये न्यूक्लियस में हो रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। और ये एमआरएनए आ गया बाहर, जो आके जुड़ गया इसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, और इस एमआरएनए से हमने बना दिया है क्या, प्रोटीन। ठीक है, तो ये एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है इसे हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ट्रांसलेशन कह रहे हैं। और इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन है सर साइटोप्लाज्म। मतलब ये कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, कोशिका तंतु में हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ये दोनों चीजें। अगली अगर बात करें 80 कितने क्वेश्चन हो गए, 69 87 क्वेश्चन थे हमारे पास। तो मोटा मोटा देखिए तो हमारे पास कुछ 17-18 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट हमको करना है। अगला देखिए, ब्लेक प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए पैकेजिंग। बिल्कुल सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डीएनए पैकेजिंग में हम क्या कौन सा प्रोटीन यूज कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन यूज कर रहे हैं। अभी हमने जो है देखा, ठीक है, तो पैकेजिंग के लिए हम हिस्टोन प्रोटीन का यूज कर रहे हैं। अगली बात आती है कि ट्रांसलेशन ऑकर्स इन, ट्रांसलेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, अभी बता चुका हूं। ई कोलाई रेप्लिकेशन टाइप, ई कोलाई का रेप्लिकेशन टाइप क्या है भाई, आप ई कोलाई को अभी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम बार बार ई कोलाई का यूज करेंगे कि भाई हमने ई कोलाई को यूज किया है, जिसमें हमने जो है प्लाज्मिड को ई कोलाई में ट्रांसप्लांट कर दिया, हमने ई कोलाई में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई कोलाई अपने डीएनए को मात्र 20 मिनट के अंदर रेप्लिकेट कर लेता है। तो अगर आप ई कोलाई के डीएनए के अंदर कोई चीज को जोड़ते हो, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हो, तो वो 20 मिनट में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, उससे प्रोटीन आप बना सकते हो। तो इसीलिए आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा ई कोलाई का यूज करते हो बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। भाई अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए हेलिकेज एंजाइम है, ये मैं बता चुका हूं आपको, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। द रीजन वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट इज व्हाट, रेप्लिकेशन कहां स्टार्ट हो रहा है सर, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको कहते हैं ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ये जो डीएनए है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो मान लो इस साइड से स्टार्ट होगा, डीएनए अनबाइंड होना चालू हुआ, तो क्या होगा, इस साइड को कहते हैं ओराई साइट। ओराई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज व्हाट। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है दैट इज जीन, उसे क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। ठीक है, किसी पॉलीपेप्टाइड मतलब भाई सर डीएनए बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक ह्यूमन सेल के अंदर सर 2.2 मीटर का डीएनए हमने एनसीईआरटी में पढ़ाया था। 2.2 मीटर का डीएनए एक व्यक्ति की, मेरी बॉडी की हर एक सेल के अंदर डीएनए की लंबाई कितनी है, 2.2 मीटर। अब ये 2.2 मीटर के ऊपर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो हर पर्टिकुलर एक टुकड़ा एक प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, और उस पर्टिकुलर टुकड़े को क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। तो फंक्शनल यूनिट क्या होगी डीएनए की, भाई हमने इससे पहले उसमें भी पढ़ा था कि जो फंक्शनल यूनिट है आपकी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो जाती है, जीन हो जाती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें, मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज मेनली फाउंड इन, सर मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब क्या है, नीचे देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, इसका मतलब क्या है, कोडिंग फॉर वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इज टिपिकल ऑफ यूकैरियोट बाय द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए इज कॉमनली फाउंड इन प्रोकैरियोट। इसका क्या मतलब है कि कोडिंग फॉर ओनली वन पेप्टाइड। इसका मतलब ये है कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट जो होता है वो कैसा होता है, हमारा मोनोसिस्टोनिक होता है। इसका मतलब कि आपका जो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, वो केवल एक ही प्रोटीन को कोड करेगी, तो इसे कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। और अगर एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से एक से ज्यादा प्रोटीन कोड हो रहे हैं, अब थोड़ा सा दिमाग में लगाना कि आपने लेकोपैरॉन पढ़ा है, सर हमने लेकोपैरॉन पढ़ा, उसमें क्या देखा, हमने देखा है कि लेकोपैरॉन के ऊपर स्ट्रक्चरल जीन, एक ही प्रमोटर के पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है, कौन कौन से, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए। एक क्या बना रहा है, हमने कहा सर लेक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, ठीक है, परमियस बना रहा है लेक वाई। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एक प्रमोटर एक ही है,
लेकिन उससे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। पॉलीसिस्टोनिक किसके अंदर मिलेगा सर, यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होगा, मतलब एक प्रमोटर होगा तो उसका एक ही स्ट्रक्चरल जीन होगा। ये यहां पर कहना हम चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सर, 76 क्वेश्चन पे आ गए। द कोडिंग सीक्वेंस आता है। कोडिंग सीक्वेंस क्या है सर, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं एक्सॉन। अब बात आती है, इससे हम आ जाते हैं किस पे, स्प्लाइसिंग पे। स्प्लाइसिंग में क्या किया सर, हमने एक डीएनए था कहां, न्यूक्लियस में, उससे हमने एक आरएनए बनाया जिसको हमने एचएनआरएनए कहा। अभी आप बोल रहे थे कि सर, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डीएनए से हमने एमआरएनए बनाया, यहाँ तो आप कह रहे हो कि डीएनए से आप एचएनआरएनए बनाया। तो यहाँ पर भाई रुक जाओ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए से जो आरएनए बनेगा ये प्री मेच्योर एमआरएनए है जिसे हम एचएनआरएनए कह रहे हैं, और इस प्री मेच्योर आरएनए को एमआरएनए बनाना है। सर अगर हमको इसको एमआरएनए बनाना है तो इसके अंदर से कुछ ऐसे सीक्वेंस रहेंगे जो किसी भी अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए काम के नहीं, जो हमारे काम के नहीं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम इंट्रॉन्स कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम इंट्रॉन कहेंगे। और क्या कर दें सर, इन इंट्रॉन को काट के निकाल दें, इन इंट्रॉन को हम काट के निकाल दें और इसको वापस जोड़ दें इस एमआरएनए को, तो ये मैच्योर एमआरएनए बनता है। इसका मतलब ये है कि सर ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से हमारे पास पहले एचएनआरएनए बना जिसको हम प्री मेच्योर एमआरएनए कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होंगे, एचएनआरएनए के अंदर इंट्रॉन्स भी होंगे और उस इंट्रॉन्स को हम काट के निकाल दे रहे हैं और जो एक्सॉन्स हैं उनको आपस में जोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये सिंपल सी अगर देखने में बताऊं आपको तो ये देखना है कि सर ये जो है इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो हमारे काम के नहीं है। किसके काम के लिए सर, प्रोटीन सिंथेसिस के काम के नहीं। हम क्या करें, हम उन सीक्वेंस को काट के निकाल दें, मतलब क्या कुछ किया है, हमने ये वाले सीक्वेंस काट के अलग कर दिए, ये वाले येलो वाले हमने निकाल दिए और हमने क्या करना है सर, हमने इसको वापस जोड़ देना है, इसको डीएनए लाइगेज की मदद से हमारे जो एक्सॉन है जिसको वापस जोड़ देना है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। दो चीजें और ऐड होती है इसमें, कैपिंग और टेलिंग, ठीक है। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर से जो इंट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करके एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने क्या कहा कि हमारे पास वो सीक्वेंस डीएनए के ऊपर या एमआरएनए के ऊपर वो सीक्वेंस जो किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स को तो सर हमने काट के अलग कर दिया है, ठीक है, स्प्लाइसिंग के थ्रू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द टाइप्स ऑफ आरएनए के कौन से टाइप। सर आरएनए के टाइप है एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और आरआरएनए जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो भैया डीएनए जो है केवल एमआरएनए नहीं बनाता है, डीएनए टीआरएनए एमआरएनए और आरआरएनए भी बनाने का काम करता है। अगली बात आती है सर स्प्लाइसिंग, वो फिर से आ गई भाई। स्प्लाइसिंग क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन। इंट्रॉन को रिमूव करना और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देना, किसकी मदद से सर, डीएनए लाइगेज की मदद से वापस जोड़ देना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 79 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, हमने क्या जोड़ा है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 8 5'। अब मैंने आपको दो चीज के बारे में बताया था, एक कैपिंग और एक टेलिंग। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड की तरफ क्या जोड़ देते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ये तो 5 प्राइम एंड की बात होगी, दूसरा एंड क्या होगा, हमने कहा सर डीएनए का दूसरा एंड क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। उस 3 प्राइम एंड के ऊपर पॉली एडिनाइलेट चेन जो है उसको जोड़ देते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को टेलिंग कह देते हैं। ये आगे भी द प्रोसेस ऑफ पॉली एडिनाइलेट चेन रेसिड्यूज एट 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड की तरफ हम पॉली एडिनाइलेट चेन, मतलब जिसके अंदर ए के सीक्वेंस होंगे, लास्ट में एडिनिन के सीक्वेंस होंगे, इसको हम लास्ट में ले जाके जोड़ देते हैं। किस एंड की तरफ जोड़ते हैं सर, 3 प्राइम एंड की तरफ जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, हम टेलिंग कह देते हैं या पॉली एडिनाइलेशन कह देते हैं इस प्रक्रिया को। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट फिर हमारा जो आरएनए है वो एचएनआरएनए से एमआरएनए बन जाता है। मतलब क्या किया है हमने, इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को जोड़ दिया, कैपिंग कर दी, टेलिंग कर दी। अब जो हमारा आरएनए है वो एचएनआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास आरएनए तैयार है इसके लिए सर, अब हमारे पास आरएनए तैयार है ट्रांसलेशन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए।
हाउ मेनी कोडान्स आर कोड फॉर अमीनो एसिड, भैया अमीनो एसिड के लिए कितने कोड कोड करेंगे सर? 61 कोडान बता चुका हूं मैं पहले। 3 कोडान कैसे हैं सर? स्टॉप कोडान 3 कोडान कौन कौन से हैं? ओपन एम्बर कोडान, ये आ गए 3 कोडान जो है स्टॉप कोडान, ये आ गए यूएजी, यूजीए और यूएए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट ऑन इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर कौन सा एंटीकोडॉन होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने ये तो पढ़ा है कि सर इनिशिएटर जो आपका इनिशिएशन कोडॉन है वो है एयूजी, ठीक है भाई, एयूजी। ये एयूजी किसके ऊपर पाया जा रहा है? हमने कहा सर एमआरएनए के ऊपर पाया जा रहा है, एमआरएनए के ऊपर पाया जा रहा है। अब इसका चाहिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री, सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या? तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? टी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ए से टी जुड़ेगा, अब जी से सी जुड़ता है तो जी का हो गया भाई सी, ठीक है। तो टी की जगह सर, क्योंकि आरएनए वाला केस है तो टी की जगह टी थोड़ी होगा, टी की जगह तो यू होगा। आपने तो गलत लिख दिया, टी की जगह क्या होगा? यू होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थायमिन को यूरेसिल रिप्लेस कर देता है इन द केस ऑफ आरएनए। तो भैया यहां क्या हो जाएगा? यू है तो इससे क्या जुड़ेगा? ए, और जी है तो उससे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? सी। जी सी कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे? 3 से सर, यू ए डबल बॉन्ड से और यू ए डबल बॉन्ड से। तो हमारे पास एयूजी जो है इनिशिएटर सीक्वेंस किसके ऊपर है? एमआरएनए के ऊपर। वहीं इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर क्या सीक्वेंस होगा? हम कहेंगे सर यूएसी होगा। क्या यही आंसर है क्या? बिल्कुल, यूएसी जो है वो इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर सीक्वेंस होगा, जो मेथियोनिन को पकड़ के लाएगा, मतलब मेथियोनिन को कोड करेगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन पे आ गए। लेकोपेरोन द जीन इज कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सर लेकोपेरोन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने वाला जीन कौन सा है? अभी मैंने बताया लेक्जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है? कोड करने का काम करता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द फुल फॉर्म ऑफ एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर? तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? हमने देखा 3.2 × 10⁻9 बेस पेयर जो होते हैं वो ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। वीएनटीआर का क्या फुल फॉर्म है? तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स कहते हैं सर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स कहते हैं, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे टोटली हमारे 87 क्वेश्चन, और यहाँ आके हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट। इससे मुझे लगता है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच आप इस क्लास से जुड़ने के लिए। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, ये कलेक्ट करना, ये वीडियो बनाना। तो इसके लिए आप एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके जैसे और भी बच्चों का जो है वो फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।